शिफ्ट फ्रॉम अ स्लैब। शिफ्ट क्या हो रहा है यहाँ पर? देखो हमारे पास यहाँ से ऑब्जेक्ट थी, ऑब्जेक्ट से इस तरीके से रेज निकलेंगी। अब रेज क्योंकि डेंसर मीडियम में चली गई हैं तो इस तरीके से हमारी रे बेंड हो जाएगी, हमारी ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर बनेगी और फिर यहाँ से फिर जब रेज निकलेंगी तो फिर से वो इस तरीके से बेंड हो जाएंगी। तो अब हमारी ऑब्जेक्ट की रेज यहाँ पर से ऐसे जाती हुई दिखाई देंगी। तो हमारी ऑब्जेक्ट यहाँ थी, फाइनली इमेज हमें यहाँ पर दिखती है। तो ऑब्जेक्ट से इमेज में कुछ हमारे पास शिफ्ट हो जाता है, उसी शिफ्ट की कैलकुलेशन हमें करनी है। अच्छा, ये सारी कैलकुलेशंस हम करेंगे पैरेक्शियल रेज के लिए, मतलब यहाँ से ऐसे कोई रे इतना एंगल ज़्यादा हो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम सारी रेज यहाँ पर ऑलमोस्ट इस तरीके से ना, ऑलमोस्ट 1 2 3 डिग्री इस तरीके का इंसिडेंस एंगल है उसकी बातें कर रहे होंगे। पर मैं डायग्राम ऐसा बनाऊंगा ताकि क्लियरली दिखे आपको, है ना, लेकिन बातें हम कर रहे हैं पैरेक्शियल रेज की। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास ये एक स्लैब है, स्लैब होती है, स्लैब का मतलब क्या है कि ये दोनों जो वॉल्स हैं, रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस हैं, दोनों पैरेलल है। यहाँ पर भले ही ऐसे कोई भी सरफेस हो सकती है लेकिन ये दोनों पैरेलल होना ज़रूरी है। ओके, स्लैब की कुछ प्रॉपर्टी है हमारे काम की कि उसकी थिकनेस टी कितनी है, लंबाई से हमें फर्क पड़ता ही नहीं है, और उस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन स्लैब कितना है। साथ में हमें और एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। यूजुअली तो हमारी एयर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, लेकिन हो सकता है ये स्लैब पानी में डूबी हुई हो, इसलिए हम यहाँ पर कैलकुलेशन के टाइम एक एन सराउंडिंग भी इस तरीके से लिख देते हैं। कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से रेस कुछ इस तरीके से चलेंगी और यहाँ पर सीधे जाने की बजाय वो थोड़ा इस तरीके से बेंड हो गई। हमें लगेगा कि यहाँ से हमारी रेस चल के आ रही थी, तो इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ। इसका नाम मैं मान लो दे देता हूँ ओ डैश। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस था हमारा x। क्या हम ये वाला डिस्टेंस पता कर सकते हैं? बिल्कुल पता कर सकते हैं। देखो हमारे मीडियम नंबर 1 से मीडियम नंबर 2 में रेस जा रही हैं, तो हमारे इसको मैं नाम दे देता हूँ पहले तो x डैश, इसको मैं बोल दूंगा x डैश। हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, हम लिख सकते हैं x डैश इज इक्वल टू n2/n1। मीडियम नंबर 1 से मीडियम नंबर 2 में जा रहे हैं तो n2/n1 में आ जाएगा हमारे पास n स्लैब डिवाइडेड बाय n सराउंडिंग टाइम्स x। अब ये वाली रे पे आ गए हम। ये वाली रे इस तरीके से आ रही है कि हमारी ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं थी, उसके बाद यहाँ पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा और हमारे पास फिर से इस तरीके से यहाँ पे कहीं इमेज आएगी। तो अभी हमारे पास इनिशियल जो डेप्थ बोल सकते हो आप वो ये है, फिर अपेरेंट डेप्थ हमारी ये वाली हो जाती है। हमें पता करना है ये अपेरेंट डेप्थ कितनी है, तो इसको पता करने के लिए हम लिख देंगे d डैश इज इक्वल टू n2/n1 टाइम्स टी। अब यहाँ पर रेस इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है तो n2 की वैल्यू यहाँ वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n1 की वैल्यू यहाँ वाली, तो n2 की वैल्यू है n सराउंडिंग्स डिवाइडेड बाय n स्लैब टाइम्स d। d की वैल्यू क्या है? देखो ये था हमारा पूरा डिस्टेंस, यानी कि वो x डैश प्लस t है ना, तो ये हो जाता है x डैश प्लस t। x डैश की वैल्यू यहाँ से अगर हम इसमें रख दें इस तरीके से, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है d डैश की वैल्यू आ जाएगी n सराउंडिंग अपॉन n स्लैब टाइम्स t प्लस x। यहाँ पर इसका स्लैब अपॉन सराउंडिंग और सराउंडिंग अपॉन स्लैब दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास d डैश की वैल्यू आ गई। d डैश क्या डिस्टेंस है? d डैश हमारा यहाँ से जो हमारी अपेरेंट डेप्थ है वो वाला डिस्टेंस है। हमें देखना है कि ये टोटल शिफ्ट कितना हुआ है, तो टोटल शिफ्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? दिस डिस्टेंस माइनस d डैश, तो हम लिख देंगे शिफ्ट इज इक्वल टू x प्लस टी, जो हमारा ये x प्लस टी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था सरफेस से, माइनस जो d डैश की वैल्यू हमारी आई है माइनस d डैश। तो यहाँ से देखो इसकी वैल्यू आप रखोगे तो x प्लस टी माइनस n सराउंडिंग डिवाइडेड बाय n स्लैब माइनस इंटू टाइम्स t प्लस x। यहाँ पर x से x कैंसिल आउट हो जाता है और हमारे पास देखो शिफ्ट की वैल्यू आ जाती है। शिफ्ट इज इक्वल टू टी को आप कॉमन निकाल सकते हो और 1 माइनस n सराउंडिंग डिवाइडेड बाय n स्लैब। इस फॉर्मूले को ठीक से लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास शिफ्ट का फॉर्मूला आ गया कि यहाँ से हमारी जो शिफ्ट हुई है, अच्छा यहाँ पर फाइनली हमारी इमेज यहाँ पर कहीं बनेगी इस तरीके से,
और ये मैं बना देता हूँ। कुछ इस तरीके से हमारी रेस जाते हुए दिखने वाली। यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की जो शिफ्ट का फॉर्मूला है उसमें एक्स का कोई रोल नहीं है। यानी ऑब्जेक्ट हमारी चाहे यहाँ रखी हो, 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 स्लैब से कितनी भी दूरी पर हो, फर्क नहीं पड़ता। शिफ्ट एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि टी यानी कि स्लैब की थिकनेस पे डिपेंड कर रही है और सराउंडिंग और स्लैब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रही है। तो डिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़, अगर मैं सराउंडिंग और स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम कर दूं तो यहाँ पर ये हो जाएगा, कट के 1 हो जाता है, 1 - 1 0 हो जाएगा, तो शिफ्ट की वैल्यू 0 आ जाती है। होना भी चाहिए भाई। यहाँ पर अगर स्लैब का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के बराबर है यानी कि एज गुड एज कि यहाँ पर स्लैब थी ही नहीं, तो फिर कोई शिफ्ट नहीं होगा उस केस में। और एक चीज़, अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाता जाऊँ स्लैब का, इस स्लैब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मान लो मैं इनफाइनाइट कर देता हूँ, तो ये वाली वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाएगी। तो उस केस में शिफ्ट की वैल्यू कितनी आ जाती है? अप्रॉक्सीमेटली टी के बराबर। यानी जितनी हमारी थिकनेस है स्लैब की, वो पूरी की पूरी यहाँ से हमारी ऑब्जेक्ट इस तरफ उतना ही शिफ्ट कर जाएगी। ये एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, लेकिन इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि ये सिर्फ पैरेक्शियल रेस के लिए है और दोनों तरफ सेम मीडियम होना ज़रूरी है। अगर दोनों तरफ सेम मीडियम नहीं होगा तो फिर हम इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे, फिर हमारा वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, d डैश इज इक्वल टू n2/n1 टाइम्स d। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके। हमारे पास एक स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, उसकी थिकनेस है टी यानी कि 15 सेंटीमीटर। हमें बताना है ये ऑब्जेक्ट में शिफ्ट कितना होगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट से रेज निकलेगी, ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, तो हमें लगेगा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पास आ गई, स्लैब के थोड़ा सा पास हो गई, और वही होता है हमारा शिफ्ट एस की वैल्यू हो जाती है टी यानी थिकनेस 15 सेंटीमीटर टू 1 - n सराउंडिंग बाय एन स्लैब। एन ऑफ सराउंडिंग है 1 डिवाइडेड बाई एन स्लैब की वैल्यू है 1.5। यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो 15 इंटू 1 इंटू 1.5 - 1/1.5, इसको सॉल्व करोगे 0.5 इंटू 10 यानी कि 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर शिफ्ट आ जाता है। 5 सेंटीमीटर। अच्छा, ये वैल्यू पॉजिटिव आई है, यहाँ पे साइन कन्वेंशन भी एक्चुअली फॉलो होता है। पॉजिटिव आई यानी कि इंसिडेंट रेज हमारी इस डायरेक्शन में थी, तो इसी डायरेक्शन में हमारी ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो जाएगी +5 cm। यहाँ पे हमें साइन कन्वेंशन यूज़ करना है, साइन कन्वेंशन। ओके, अब दूसरा केस देखते हैं। इस बार हमारे बाहर की तरफ ज़्यादा डेंसर मीडियम है। यहाँ पे हमने कुछ तो पानी वानी भर दिया, पानी तो नहीं है, कुछ अलग ही लिक्विड है। इस केस में क्या होगा, हमारे पास शिफ्ट की देखो फॉर्मूला क्या है, S इज इक्वल टू टी यानी थिकनेस है यहाँ पर भी 15 सेंटीमीटर इंटू 1 - n सराउंडिंग बाय n स्लैब। n सराउंडिंग की वैल्यू है यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई n स्लैब की वैल्यू है 1.5। तो यहाँ पर आप इसका एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 15 इंटू -0.5 अपॉन 1.5, ये कट जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा S इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। अगेन यहाँ पे माइनस है तो साइन कन्वेंशन का हमें यूज़ करना है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या होगा, देखो यहाँ से स्लैब से रेस तो इस तरफ निकली होंगी, तो ये हो जाता है हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन, लेकिन माइनस आया 5 यानी कि ऑब्जेक्ट की इमेज एक्चुअली इस डायरेक्शन में आई होगी। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि इमेज इस जगह बनी है, यहाँ पर हम बोलेंगे हमारी इमेज यहाँ पर बनी। बहुत ही सिंपल था। और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इसमें हमारे पास मल्टीपल स्लैब्स हैं, 1 2 3 स्लैब्स हैं। तो यहाँ से रेज निकलेगी, ऐसे कुछ शिफ्ट हो जाएगा, हमारी ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगी। फिर अब ये जो इमेज बनी है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पर मान लो कहीं पे इमेज बनती है। अब ये वाली इमेज से जो लाइट जा रही है वो तीसरी स्लैब पर पड़ रही है, तो वो फिर अपना कुछ शिफ्ट कराएगा और हमारे पास फाइनली यहाँ कहीं पे इमेज बन रही होगी। तो हमें एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक 3 बार शिफ्ट होगा उसका, पहली बार स्लैब के कारण, दूसरी बार स्लैब के कारण, तीसरी बार स्लैब के कारण। तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल शिफ्ट आ जाने वाला है। और हमें पता भी है कि हमारे पास इस डिस्टेंस का, स्लैब से ऑब्जेक्ट कितना दूर है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लिख देंगे शिफ्ट एस इज इक्वल टू, पहली वाली स्लैब के कारण कितनी शिफ्ट होने वाली है, देखो उसकी थिकनेस है 15 सेंटीमीटर इंटू 1 - n सराउंडिंग की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 1.5 प्लस दूसरी वाली स्लैब के कारण कितना शिफ्ट हो जाएगा, उसकी थिकनेस है 30 सेंटीमीटर, 1 - 1 अपॉन 1.5 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस तीसरी वाली के कारण आ जाएगा हमारी इस बार स्लैब की थिकनेस है 30 सेंटीमीटर, 1 - 1 अपॉन 1.5।
तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 5 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल आ जाता है हमारे पास 35 सेंटीमीटर। अब हमारी ऑब्जेक्ट यहाँ पर थी, यहाँ से 35 सेंटीमीटर कितना होता है, ये हो गया हमारा 25, ये हो गया हमारा 35। तो यहाँ पर हमारी इमेज बन जाने वाली है। और एक बात बताओ, हमारे पास ये जो इंटर स्लैब डिस्टेंस था, किन्हीं भी दो स्लैब के बीच में जो डिस्टेंस था, या ये वाला जो डिस्टेंस था, ये वाला डिस्टेंस था, उसके कारण शिफ्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लो अगर मैं इन तीनों स्लैब्स को एक साथ चिपका दूँ, आस पास ले आऊँ इस तरीके से, आएगी क्या ये? हाँ, तो भी शिफ्ट उतनी आनी चाहिए थी। यहाँ पर देखो, अब हमारे पास जो टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब हो जाती है वो कितनी हो जाती है, पहले थी 15, फिर 30 थी, फिर 60 थी, तो 60 30 105 सेंटीमीटर हो गई है। तो हमारे पास शिफ्ट का फॉर्मूला आ जाता है 105 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1.5। इसको आप सॉल्व करोगे तो यह आ जाता है 105 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 0.5, यानी कि 70 इंटू 0.5, उसकी वैल्यू आ जाती है अगेन 35 सेंटीमीटर। देखो सेम आंसर आ रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे और एक अच्छा वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस बार हमारे पास 3 स्लैब्स हैं और इन 3 स्लैब में हमें फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, शिफ्ट देख लेना है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। देखो हम शुरुआत करते हैं, हम क्या लिखेंगे, शिफ्ट इज इक्वल टू, पहली वाली स्लैब के कारण हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हो जाता है T इंटू 1 माइनस एन सराउंडिंग डिवाइडेड बाई एन स्लैब। यहाँ पर जो इसकी सराउंडिंग है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। यहाँ पर था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 एयर का, यहाँ पर है 2। तो ये सराउंडिंग में हम कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज़ करेंगे? अगर हम इस वाली स्लैब की बात करें तो यहाँ पर सराउंडिंग में हमारे पास चलो सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तीसरी स्लैब में फिर से हमारे पास अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाए? तो इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी हमने पिछला सवाल किया था। क्योंकि स्लैब्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, या ये वाला डिस्टेंस या ये वाला डिस्टेंस, उसके कारण शिफ्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इनको थोड़ा थोड़ा ना अलग ऐसे मूव कर सकते हो इस तरीके से। अब आप देखोगे, मतलब इन क्वेश्चंस को ऐसे किया जाता है कि जिनके चारों तरफ एयर है, और एयर से भी ज़्यादा हमारे पास वो मीडियम होना चाहिए जिसमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर है। ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर का सेम मीडियम में होना ज़रूरी है, और वही मीडियम के हिसाब से आप सारी की सारी कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो यहाँ पर एस की वैल्यू आ जाती है, मैं इसको वापस लगा देता हूँ पहले। एस की वैल्यू आ जाती है 15 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.5 प्लस 20 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 60 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.5। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है 5 सेंटीमीटर, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है 10 सेंटीमीटर, और उसको सॉल्व करोगे तो वो आ जाता है 20 सेंटीमीटर। अगेन हमारा आंसर आ जाता है 35 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल था। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एन सराउंडिंग, लिख लो इसको, एन सराउंडिंग इज इक्वल टू एन विद ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की कुछ इमेज बनेगी क्योंकि यहाँ पर मिरर है, तो उसके बीच में हमें डिस्टेंस बताना कैसे। देखो यहाँ से इसको करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या है, यहाँ से ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इस तरीके से जाएगी तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर कुछ शिफ्ट हो जाएगी। ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डिस्टेंस यहाँ से था 45 सेंटीमीटर, लेकिन हमें दिख रहा है कि ये जो स्लैब की कैलकुलेशंस है ना, उसके हिसाब से ये वाली शिफ्ट की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आने वाली है। तो इस मिरर के लिए अब ये वाली जो इमेज है, ये वाली इमेज मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी। तो मिरर जो इमेज बनाएगा वो 40 सेंटीमीटर के हिसाब से यहाँ पर बना देगा, 40 सेंटीमीटर के हिसाब से। फिर यहाँ से रेज वापस आएंगी इस तरफ आने लगेंगी, इस तरफ आने लगेंगी, लेकिन फिर से ये स्लैब उसको शिफ्ट कर देगी। कितना शिफ्ट कर देगी? इस डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर। तो स्लैब के इस एंड से देखें तो मिरर से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारी इमेज बननी चाहिए थी, लेकिन स्लैब के कारण वो अब हमें 35 सेंटीमीटर पे दिखाई देगी। तो आँख से यहाँ तक की दूरी, ऑब्जेक्ट से यहाँ मिरर तक की दूरी थी हमारी 45 सेंटीमीटर। उसके बाद इमेज की डिस्टेंस है 35 सेंटीमीटर। टोटल आंसर हमारा आ जाता है 80 सेंटीमीटर। ये था पहला तरीका इसको सॉल्व करने का। दूसरा आसान तरीका बताओ मैं क्या है।
जब भी हमारे पास मिरर होता है ना, तो मैं तो हर एक चीज़ को डुप्लीकेट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसको उठाऊँगा और इसको यहाँ पर डुप्लीकेट कर दूँगा इस तरीके से, और अब मिरर को भूल जाओ, यहाँ से मिरर को हटा दो। मिरर ने अपना काम कर दिया है। ऑब्जेक्ट जो थी, ऑब्जेक्ट को भी आप यहाँ पे रख दो इस तरीके से, ये हमारी ऑब्जेक्ट है। अब बताओ इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो एक्चुअली डिस्टेंस है यहाँ पर 45 सेंटीमीटर, यहाँ था 45 सेंटीमीटर, यहाँ था 45 प्लस 45 कितना हो गया 90 सेंटीमीटर। लेकिन पहली स्लैब के कारण ये 5 सेंटीमीटर का इधर शिफ्ट आ जाएगा, दूसरी स्लैब के कारण भी 5 सेंटीमीटर का इधर शिफ्ट आ जाएगा, और हमारे पास टोटल शिफ्ट फिर आ जाता है 90, टोटल डिस्टेंस हो जाता है 90 माइनस 5 यानी कि 80 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस आ गया। तो दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे उससे आप सॉल्व करिए इसको। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हमारे पास स्लैब नहीं है, इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों अलग अलग मीडिया में है। तो अलग अलग मीडिया में है तो यहाँ पर हम स्लैब वाला फॉर्मूला ही नहीं यूज़ कर सकते, है ना। हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, वही हमारे पास जो फॉर्मूला होता है d' = N2/N1 टाइम्स d। तो एक काम करते हैं, हमारे पास T1 ये है, ठीक है, और T2 ये है, T3 ये है। हमें बताना है कि इस ऑब्जर्वर को ये कितने डिस्टेंस पे दिखाई देने वाली है। तो उसको हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास बन जाएगी I1 कैसे बनेगी, यहाँ से रेज जाएंगी और उसके कारण फिर हमारे पास यहाँ पर कहीं पर I1 बन रही होगी, जो इस सेकेंड मीडियम में हमें दिखाई देगी इमेज, है ना। तो उसके लिए हम इसको बोल देते हैं I1 का डिस्टेंस, उसको मैं बोल देता हूँ d', इसको मैं बोल देता हूँ d' की वैल्यू हो जाती है T1 × N2/N1। अब इस सेकंड वाली सरफेस पे आ जाओ। इस सेकंड वाली सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट कुछ काम की नहीं है, ये जो I1 है वो काम की चीज़ है। तो ये I1 अब हमारे लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी, और I1 का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से देखो d' + T2। तो हम अब निकाल देंगे d" = N3/N2 टाइम्स ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये है T2 + D'। अच्छा d" क्या चीज़ है, d" जो यहाँ से हमारी I3 की इमेज बनेगी वो है डिस्टेंस d'। इसको मैं लिख देता हूँ I2, और ये वाला हमारा डिस्टेंस है d'। फिर उसके बाद ऑब्जर्वर से हमें पता करना है, ऑब्जर्वर से इमेज हमारी फाइनल इमेज कितनी दूर है, तो उसमें हमें T3 को भी ऐड कर लेना है। तो हमारे पास फाइनल डिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है T3 + N3/N2 टाइम्स T2 + N3/N2 टाइम्स d' की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे तो वो आ जाता है T1 N2/N1। यहाँ पर देखो N2 से N2 कट जाता है। अब ये देख के आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा हो, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक है, देखना आपको तुरंत याद हो जाएगा। डिस्टेंस की वैल्यू देखो, यहाँ पर N3 की वैल्यू कॉमन ले लो, N3 को कॉमन लोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा T3/N3 + T2/N2 + T1/N1। और इस तरीके से मान लो हमारे पास 10 स्लैब और होती हैं तो T4/N4, और ऐसे आप ऐड करते जा सकते हो अगर इस तरीके से स्लैब होती। तो यहाँ पर हम एक जनरलाइज फार्मूला बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर N3 की वैल्यू क्या है, N3 है हमारे ऑब्जर्वर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो। बाकी सारे के सारे तो इस तरीके से डिवाइड कर रखे हमने, है ना। जो भी लेंथ थी जिस मीडियम में उससे हमने डिवाइड कर दिया है, उसी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लेकिन ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉमन ले लिया, तो इसी का एक जनरलाइज फार्मूला बन जाता है हमारा कि जो टोटल डिस्टेंस ऑब्जर्वर को दिखाई देगा उसका फॉर्मूला हो जाता है एन ऑफ ऑब्जर्वर। जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ऑब्जर्वर है उसको आप बाहर लिखो, फिर उसको ब्रैकेट में आप लिखो T1/N1 + T2/N2 + T3/N3 + T4/N4 + T ऑब्जर्वर/N ऑब्जर्वर। तो इस वाले डिस्टेंस को भी छोड़ना नहीं है, सारे के सारे हमें ऐड करने हैं। तो बहुत ही सिंपल हो जाता है इस तरीके से। यहाँ पे आप कितने भी मीडियम लगा लो, T इनफाइनाइट कर लो, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो।
स्लैब के कारण शिफ्ट तो हमने पता कर ली, लेकिन लाइव क्लासरूम में मेरे साथ पढ़ना है तो आ जाओ बॉम्ब फिजिक्स में, जहाँ पर हम बॉम्ब फोड़ देंगे फिजिक्स में यार एकदम। और सारी की सारी मेरी स्पेशल क्लासेस लाइव एब्सोल्युटली फ्री है, जिनको एक्सेस करने के लिए आप आ सकते हो bit.ly/bombphysics पर। कहाँ होती है मेरी क्लासेस? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, जहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं, आप उनसे डाउट पूछ सकते हो। डेली लाइव क्लासेस होती हैं, नए नए बैचेस हर महीने लॉन्च होते रहते हैं। तो आज ही अपना प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लो, जिसके लिए आप मेरा कोड विक्रांत यूज़ कर सकते हो ताकि आपको मिले स्पेशल डिस्काउंट। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो, अपना फ्री प्लान भी अनलॉक कर सकते हो आप मेरा विक्रांत कोड यूज़ करके। तो आ जाओ, मिलते हैं, लाइव पढ़ेंगे, थोड़ा फिजिक्स में थोड़ा भाड़ी मचाते हैं।